नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज अहम खबरों के साथ करेंगे। डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को लेकर उठते सवालों पर केंद्र सरकार की ओर से अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ट्वीट का जवाब देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों और मनरेगा जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों से जुड़ी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी जो कानून सार्वजनिक करनी जरूरी है वो अब भी आरटीआई एक्ट के तहत सामने आती रहेगी। उन्होंने साफ किया कि यह अधिनियम व्यक्तिगत जानकारी के खुलासे को प्रतिबंधित नहीं करता, बल्कि इसका मकसद है लोगों के गोपनीयता अधिकारों को मजबूत करना और कानून के दुरुपयोग को रोकना। यानी सरकार का दावा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बरकरार रहेगी, लेकिन निजता का सम्मान भी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों के एक आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर इजरायल के पूर्व राजदूत मार्क सोफर का एक भावुक और सशक्त बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय अधिकारियों की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने 17 साल से ज्यादा समय तक आतंकवादियों का पीछा किया और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया। सोफर ने इसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इजरायल के लिए भी एक आघात बताया, क्योंकि 2008 में लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए इस हमले में लगभग 200 लोगों की जान गई थी। उनका यह भी कहना है कि आतंकवादियों को एक कड़ा संदेश है कि भारत कभी हार नहीं मानेगा, आपको हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने ये भी याद किया कि इजरायली एजेंसियां भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर के बंधकों की जान बचाने की कोशिश में जुटी थी और आज का दिन उनके मुताबिक एक ऐतिहासिक मोड़ है, जहां 17 से 18 साल बाद भी अपराधियों को उनके गुनाह की सजा दिलाई जा रही है। और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हुए चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 11 अप्रैल को दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी काशी को करोड़ों की सौगात देंगे, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करते हुए चले, लाल किला और जामा मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लाल किला और जामा मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी मिली। कॉल पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच की, वहीं चेकिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने कॉल को पूरी तरह से फर्जी बताया है। तो दिल्ली में आज स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मिलकर लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरित किए। इस मौके पर दोनों नेताओं ने योजनाओं को लेकर के तमाम चीजें साझा की, योजना के फायदों को विस्तार से बताया और कहा कि इसका मकसद हर जरूरतमंद तक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। कार्यक्रम में सैकड़ों लाभार्थियों ने हिस्सा लिया और उन्हें मौके पर ही कार्ड वितरित किए गए। सरकार का दावा है कि इससे आमजन को बड़ी राहत मिलेगी और इलाज के खर्च का बोझ भी कम होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आयुष्मान अभियान योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी दिल्ली को 2400 करोड़ रुपए की राशि अस्पताल और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देने जा रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये पैसा मार्च 2023 से पड़ा था, जिसे दिल्ली की पिछली सरकार ने लेने से इनकार कर दिया था। बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि अब दिल्ली को डबल इंजन सरकार का फायदा मिल रहा है और आयुष्मान अभियान योजना से दिल्ली के हेल्थ सेक्टर को मजबूती दी जा रही है।
लेकर आई है दिल्ली के वासियों के लिए आयुष्मान अभीम योजना, यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इसके तहत जो दिल्ली के जो अस्पताल है और यहाँ का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 2400 करोड़ से ज्यादा रुपया आज मोदी जी दिल्ली सरकार को देंगे। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये पैसा मार्च 2023 से पड़ा है, लेकिन जो पूर्वकालिक सरकार थी दिल्ली की उसने ये पैसा लेने से मना कर दिया। यहाँ तक कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये आदेश दिया था कि तत्कालीन दिल्ली सरकार को ये एमओयू मोदी सरकार के साथ 5 जनवरी तक साइन कर लेना है। लेकिन अचंभे की बात है कि तब के जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने खुद अपने नाम पर हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में डालकर इस ऑर्डर को चैलेंज करा। लेकिन दिल्ली के देवतुल्य मतदाता का पुनः बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने डबल इंजन की सरकार, भाजपा के डबल इंजन की सरकार आप दिल्ली में भी लेकर आई और देखिए उसका नतीजा ये है कि आज दिल्ली को आयुष्मान अभीम योजना से सुसज्जित किया जा रहा है। लेकर आई है दिल्ली के वासियों के लिए आयुष्मान अभीम योजना, यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इसके तहत जो दिल्ली के जो अस्पताल है और यहाँ का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 2400 करोड़ से ज्यादा। चलिए रुक करेंगे लखनऊ की ओर, जहां पर एक राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आतंकवाद के मुद्दे पर सभी सरकारों से सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भारत में भारतीयों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अपने अपने राजनीतिक स्वार्थों को छोड़कर भारतीय कानून के तहत ईमानदार और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मायावती का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी गतिविधियों की खबरें सामने आ रही है। के अलावा भारत में भारतीयों की सुरक्षा के लिए केंद्र में सभी राज्य सरकारों को आतंकियों के विरुद्ध अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर भारतीय कानून के तहत निष्पक्ष, ईमानदार व सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए या इनके द्वारा होनी चाहिए, तो ये देश व यहाँ के नागरिकों के हित में होगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। के अलावा भारत में भारतीयों की सुरक्षा के लिए केंद्र में सभी राज्य सरकारों को आतंकियों के विरुद्ध अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर भारतीय कानून के तहत निष्पक्ष, ईमानदार व सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए या इनके द्वारा होनी चाहिए, तो ये देश व यहाँ के नागरिकों के हित में होगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। के अलावा भारत में तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर शहर से लेकर गांव तक तैयारियों का जायजा लिया आला अधिकारियों ने और मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने इस दौरान जानकारी भी दी कि पीएम मोदी मेहंदीगंज में होने वाली जनसभा में काशी को करीब 3,880 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इस बार की योजनाएं खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हर घर नल योजना से लेकर घाटों के सुंदरीकरण, ग्रामीण इलाकों में बिजली की बेहतर व्यवस्था के लिए नए सब स्टेशन, नगर निगम के पार्कों और सड़कों की सौंदर्यता और शास्त्रीय घाट समेत कई घाटों का नवीनीकरण, ये सब इस पैकेज का हिस्सा है। इसके अलावा पीएम मोदी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास 2.5 किलोमीटर लंबी टनल का शिलान्यास भी करेंगे, जिससे एयरपोर्ट विस्तार को नई रफ्तार मिलेगी। जनसभा और पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जनसभा स्थल पर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। पीएम का ये दौरा काशी के विकास को नई उड़ान देने वाला माना जा रहा है। तो वही राजस्थान की सियासत में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर घमासान के बीच प्रदेश सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान सामने आया। जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम समय अनुकूल है और ये सभी के हित में है। उन्होंने दावा किया कि आम जनता इस अधिनियम का समर्थन कर रही है। साथ ही उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो बड़े बड़े पाखंडी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो पाखंडी है और कट्टरपंथी लोग इन संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे और राजनीतिक तुष्टीकरण कर रहे थे,
उन पर अब लगाम लगेगी। मंत्री का साफ कहना है कि अब वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग होगा। और जैसा मैं वातावरण सब जगह देख रहा हूँ, शहरों में, गांवों में, वक्फ अधिनियम में जो संशोधन हुआ है, सभी सामान्य लोग इसका पूरा पूरा समर्थन कर रहे हैं। आज यहाँ अभी सर्किट हाउस में मेरे विधानसभा क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े मुस्लिम भाई, वृद्धावस्था के मुस्लिम भाई जो पूर्ण रूप से अनपढ़ है, जब उन्होंने इसको देखा, समझा, पूछा, समझ में आई, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही हमारे हित में है, वक्फ प्रॉपर्टीज के हित में है, आम मुसलमान के हित में है, और उन्होंने मोदी सरकार की पूरी पूरी प्रशंसा की, धन्यवाद दिया। इसलिए मित्रों, मैं आपकी मार्फत ये निवेदन करता हूँ, वक्फ अधिनियम संशोधन समय अनुकूल है, समय की मांग है। सभी मुस्लिम भाइयों की धर्मावलियों को मानने वाले, अन्य धर्मों को मानने वाले सभी के हित में है। और जो बड़े बड़े पाखंडी, कट्टरपंथी इन संपत्तियों का दुरुपयोग करके राजनीतिक तुष्टीकरण फैला रहे थे, राजनीतिक वैमनस्य फैला रहे थे और अपने जेबें भर रहे थे, उनके ऊपर लगाम लगेगा। वक्फ संपत्ति का सदुपयोग होगा, वक्फ हित में होगा। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, पंजाब में नशे के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। खुद पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 41 दिन पहले शुरू हुए विशेष अभियान के तहत अब तक 3,280 एफआईआर दर्ज की गई है और 5,537 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, 212 किलोग्राम हेरोइन, 7,000 किलो डोडा पोस्ट और 105 किलो अफीम भी इस अभियान में बरामद किए गए हैं। हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि यह सरकार की ड्रग माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का नतीजा है और आने वाले समय में ये कार्रवाई और भी ज्यादा तेज होगी। और वहीं एटा के दीवानी न्यायालय परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दहेज उत्पीड़न के एक मामले में आरोपियों और विपक्षियों के बीच जबरदस्त बवाल हो गया। कोर्ट के बाहर खुलेआम मारपीट, लात घूसे और यहां तक कि बेल्ट तक चल गए। इस दौरान अधिवक्ताओं के चैम्बर में कुर्सियां तोड़ी गई और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बताया जा रहा है कि यह विवाद जलेसर न्यायालय में चल रहे दहेज उत्पीड़न के केस से जुड़ा था, जिसमें सुनवाई के बाद कोर्ट परिसर में ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस झगड़े में पैरवी कर लौट रहे अधिवक्ता अवधेश गुप्ता के साथ ही धक्का मुक्की हुई, जिससे अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और झगड़ा करने वाले आरोपियों को हिरासत में लेकर कोतवाली नगर भेज दिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। चलिए रुक कर लेते हैं बदायूं की ओर, जहां पर मुजरिया पुलिस ने एक लूटकांड में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 15 लाख रुपए नगद और एक बलेनो कार बरामद किया है। ये वही मामला है जिसमें रिफाइंड ऑयल से भरे एक ट्रक को लूटने के लिए ट्रक ड्राइवर ने खुद अपने साथियों के साथ मिलकर साजिश रची थी। ड्राइवर ने खुद को बेहोश दिखाकर लूट की पूरी कहानी बनाई, लेकिन पुलिस जांच में सारी सच्चाई सामने आ गई। इस केस में शामिल बाकी आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। अब इस गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने इस ट्रक लूट केस की बड़ी कार्रवाई को देखा है। पूरा मामला यह कि दिनांक 22/23 जनवरी की रात में हमारे मुजरिया क्षेत्र में एक लूट का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर के साथ लूट हुई थी। उसकी ट्रक भी लूट लिया गया था। वो बेहोशी हालत में मुजरिया क्षेत्र में मिला था। उस पर मुकदमा अपराध संख्या 11/25 पंजीकृत किया गया था। आज उस लूट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 15 लाख रुपए नकद और एक बलिनो कार बरामद की गई है। आज अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। पूरा मामला यह कि दिनांक 22/23 जनवरी की रात में हमारे वहीं बिजनौर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। थाना धामपुर क्षेत्र के शेखपुरी इलाके में एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने नर्स को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि नर्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टक्कर मारने वाला बाइक चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।
बिजनौर रेफर कर दिया गया है। इस हादसे के बाद नर्स के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों की छानबीन की जा रही है। तो वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सूरज इंडस्ट्रीज नाम की एक ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर रखे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जो तेजी से फैलती चली गई। देखते ही देखते पूरा हॉल धुएं से भर गया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड को बताया जा रहा है कि समय पर वे लोग पहुंच गए। 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल राहत की बात यह है कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तराखंड के चक्राता विधानसभा क्षेत्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर चापनू के पास एक पिकअप वाहन में अचानक भीषण आग लग गई। घटना इतनी अचानक हुई कि वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते हुए नजर आए। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह आग के लपटों ने पिकअप को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। फायर की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। पिकअप पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और स्थानीय प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया है। अमेरिका कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के बाद उसे स्पेशल विमान से लाया जा रहा था। तहव्वुर का नाम 2008 के मुंबई हमलों से जुड़ा है, जिसमें उसने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कौन है तहव्वुर राणा, मुंबई हमले में क्या रोल था, पाक कनाडा कनेक्शन की क्या कहानी है। तो आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट देख करके। सबसे पहले तहव्वुर राणा के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो आपको बता दें कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, जहां उसने आर्मी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की और पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के रूप में सेवा दी। बाद में उसने कनाडा की नागरिकता हासिल की और शिकागो में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नामक परामर्श सेवा शुरू की। इसी फर्म के जरिए डेविड हेडली भारत आया था और मुंबई हमले से संबंधित जगहों की रेकी की थी। अब जानते हैं कि आखिर मुंबई हमले में उसकी भूमिका क्या थी। तो बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में तहव्वुर राणा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने अपने व्यवसाय के माध्यम से डेविड हेडली को भारत आने और संभावित हमले के लक्ष्यों की पहचान करने में सहायता की थी। इसके अलावा राणा ने हेडली को फर्जी यात्रा दस्तावेज और आर्थिक सहायता प्रदान की थी। वहीं अमेरिकी अदालतों में प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार राणा और हेडली ने मिलकर हमले की योजना बनाई थी। अब अगला मुख्य बिंदु अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया की है। तो साल 2009 में FBI ने शिकागो से तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ कई कानूनी प्रक्रियाएं भी चली, लेकिन उसने भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए विभिन्न याचिकाएं दायर की। हालांकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में उसकी अपील खारिज कर दी, जिससे उसके प्रत्यर्पण का मार्ग आसान हो गया। ANI की तैयारी। ANI की एक उच्च स्तरीय टीम, जिसमें महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं, इस महीने के अंत तक अमेरिका का दौरा करेगी। उनका उद्देश्य तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करना है। और इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि भारत राणा को जल्द से जल्द अपनी हिरासत में चाहता है। इन सब चर्चाओं के बीच सवाल यह है कि क्या मुंबई हमले के पीड़ितों को न्याय मिला? तो आपको पता है कि मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण से हमले में उसकी भूमिका से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की संभावना है, जो पीड़ितों के परिवारों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण न केवल न्याय की प्रक्रिया को गति देगा, बल्कि यह भारत और अमेरिका के बीच सहयोग और कूटनीतिक संबंधों की भी पुष्टि करता है। भारत ने तहव्वुर राणा को कानूनी सजा देने के लिए तमाम तैयारियां की है। भारत से एनआईए के इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी आशीष बत्रा के नेतृत्व में एक मल्टी एजेंसी टीम तहव्वुर राणा को हिरासत में लेने के लिए अमेरिका गई थी। टीम में सब इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी जया रॉय और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ साथ 3 खुफिया एजेंसी के अधिकारी शामिल है। ये रविवार को आत्मसमर्पण वारंट की पुष्टि प्राप्त करने के बाद अमेरिका के लिए रवाना हुए, जिसके तहत राणा को भारतीय अधिकारियों को सौंपा गया। भारत पहुंचने पर तहव्वुर राणा को हिरासत के लिए नई दिल्ली में एनआईए अदालत में पेश किया जाएगा। पूछताछ और जांच के शुरुआती कुछ हफ्तों तक उसके एनआईए के हिरासत में रहने की संभावना है। हालांकि बाद में मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई हमलों की आगे जांच के लिए उसकी हिरासत की मांग करेगी। नामित जेलों में हाई सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, जिसमें राणा की गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।